बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज का दिन 28 मई पाकिस्तान के तारीख़ का एक अहम तरीन दिन, जिस दिन हमने 28 मई 1998 को पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी पावर बना, एटमी ताकत बना, इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना, जिस पे फ़ख्र करने से कोई हमें नहीं रोक सकते। इस पे जितनी भी खुशियाँ की जाए और पूरे कौम को आज का ये दिन मुबारक। इसके साथ साथ हमने देखा कि कितना भी दुश्मन हमसे कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में और वेपन में अगर बड़ा भी हो तो उस दिन के बाद क्या उससे पहले भी मेरी आंख से नहीं देख सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 9 मई हुआ और अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उस दिन 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ वो कभी दुश्मन भी सोच नहीं सका कि वो पाकिस्तान में इस तरह से कर सके, जिस तरह से हमारे अपने लोगों ने हमारे पाकिस्तान में किया। और वो टोटल मिसगाइडेड लोग थे, जिसको एक रहनुमा जो पीटीआई का लीडर था, जिसके कहने पे सारा कुछ हुआ। और वो उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों ने छोड़ने की एक कंटिन्यूटी रखी है, वो आज तक कंटिन्यू है। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जितने भी पीटीआई की लीडरशिप थी, वो रेत की दीवार की तरह पीटीआई को छोड़ के अपनी सफ़ें अलग कर दी। रीज़न सिर्फ एक था कि पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत, सच्चाई और जिस तरह से पीटीआई की लीडरशिप ने किया, हम इस पे भी तफसीलन बात करेंगे आज प्रोग्राम में। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने हालिया कराची का दौरा किया और कराची में कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई डेवलपमेंट, हम कहाँ जा रहे हैं, हम इकानमिकली हमारी इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे जो कर्ज़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो है इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा है। इवन जो डिफ़ॉल्ट किया श्रीलंका ने, श्रीलंका से भी हमारे पास इस वक्त महंगाई ज़्यादा है। इन तमाम बातों पे डिस्कस करने दूसरे देखा ये जा रहा है कि हमारे इस वक्त जुडिशरी में एक कंप्लीट डिवाइड है। क्या वाकई ऐसा है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फजल करीम दादाभाई साहब हैं, जो बिज़नेस लीडर हैं, एनालिस्ट हैं, काउंसिल जनरल हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम। सबसे पहले मैं आज के दिन के बारे में आपसे सवाल करूंगा। आज 28 मई है और इस दिन पाकिस्तान 7वीं एटॉमिक पावर अल्हम्दुलिल्लाह बना। आप व्हाट इज़ योर टेक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थे वो साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें मदऊ किया इस मौजू पे बात करने के लिए। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक हो 28 में। ये वो दिन है हमारी तारीख का कि जिसके अंदर पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और इसका डिफेंस जो है वो जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो अनडिटर, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सके, वो आज हमने स्टेटस हासिल किया था। और पूरी दुनिया एक किस्म के शौक में थी कि ये कैसे पाकिस्तान ने अचीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुस्लिम ममालिक हम बने। तो पूरी कौम को 28 मई की मुबारकबाद। दूसरी आपने मैं आपके पास वापस आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, ये फरमाएं, ये जो आजकल ऑडियो लीक और वीडियो लीक आ रही हैं, एक खुसूसन जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाई गई, जिसको आज चीफ जस्टिस साहब ने उसको रोक दिया, आप भी उसमें एक फरीक थे। तो आज ये पूरी कार्रवाई क्या हुई, इस थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। देखें, क्योंकि मैं फरीक था तो उस कार्रवाई के हवाले से तो शायद एज ए रिपोर्टर मैं आपको बता दूं कि आज क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कमेंट करना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक। आज की जो कार्रवाई थी वो कल के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया था नोटिफिकेशन कमीशन का मुअत्तल करने और कमीशन की मजीद कार्रवाई से रोकने का हुक्म इम्तना।
वो अदालत के अंदर जब आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल से जज साहब ने पूछा कि कल कोई ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर क्या है, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसको आबिद जुबैरी साहब ने तो अपना फरीक बनाया था उसके अंदर, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं था। और इसी हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवाल जवाब हुए और जिसमें अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि आप जो है वो ये सारा ऑर्डर पढ़ें। और जो अटॉर्नी जनरल जिस तरह ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो आज अगर मैं ये कहूँ कि उस ऑर्डर का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का था, उसकी डाइसेक्शन का अमल जो है वो जस्टिस काजी फैज़ा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो उसने किया। तो वो जो यही थे सवालात के जो भी आर्टिकल 14 है, जजिस का हक पढ़ाया गया, जजिस का ज़ाब्ता इखलाक पढ़ाया गया, और जैसे जैसे अटॉर्नी जनरल ऑर्डर पढ़ते जाते थे और वफाकियत की उस प्रिंसिपल के तहत कि जिसके तहत चीफ जस्टिस को भी चीफ जस्टिस के मशवरे से किसी कमीशन का हिस्सा होने का जहाँ हुक्म है, उस हवाले से तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्टिस काजी फैज़ा के आई राइट टू प्राइवेसी के हवाले से जो आर्टिकल 14 है उसको पढ़ाया गया। तो काजी फैज़ा का यही कहना था कि जब तक इन ऑडियोज की ये हकीकत ना पता लग जाए कि आया ये दुरुस्त है या नहीं है, हो सकता है कि लोग कहें कि ये दुरुस्त नहीं है या कुछ और चीज़ है, तो फिर इनकी हकीकत को तस्दीक किए बगैर फिर ये आगे जाया जा सकता है कि ये ऑडियोज जो हैं वो किसने टैप की हैं और इस हवाले से कानून क्या है। लेकिन उससे पहले इस बात का डिटर्मिनेशन होना तो ज़रूरी है कि आया ये ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। उसी हवाले से कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा था। और करीम साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस कोर्ट मैटर्स को बहुत अरसे से मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता होगा। क्या वाकई आप समझते हैं कि इस वक्त हमारी जुडिशरी में डिवाइड है? आपने चौधरी साहब से लेके बाकी जितने भी चीफ जस्टिस साहब आए, आप सबके साथ बड़ी क्लोजली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। क्या आप समझते हैं इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट टोटल डिवाइड है? मेरा ख्याल है कि अब तो ये कहना कि ऐसा लगता है आपको, तो ये फिक्र ही जो है ना रिडंडेंट हो चुका है। अब तो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है और सबके सामने हो रहा है कि किस तरह से बेंचेस बन रहे हैं, किस तरह से जज साहिबान के अपने फैसले आ रहे हैं और उन फैसलों के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये तो अब कोई ढकी चुकी भी बात ही नहीं है कि जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस दौर के अंदर अदलिया के अंदर तकसीम और दरार काफ़ी गहरी है। राइट। आप जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की कन्वर्सेशन है, आप उसमें फरीक हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे इस तरह से मीडिया के ऊपर उस पर तो कुछ नहीं कहना, वो तो सब कुछ रिपोर्ट हो चुका है। ये बात तो है, दुरुस्त है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और मेरी गुफ्तगू है। ये आपकी गुफ्तगू हुई, ये जो सब कुछ 9 मई के वाक़यात हुए अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, इसके बाद जिस तरह से PTI के जो लीडरशिप है वो रेत की दीवार की तरह गिरते जा रहे हैं, इमरान खान का, आप बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो कोई नजूमी पेशगोई कर सकता है, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं। हाँ, अपना एक माजी के तजर्बात की रोशनी में और तारीख का जायजा लेते हुए अगर हम देखें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को की डाइसेक्शन करें, उसका मवाजना करें, उसको देखें, तो जिस सियासत के साथ वो इस वक्त चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म की सियासत को साथ लेकर चलते हुए वो सियासी महाज के ऊपर कोई बड़ी जंग जो है वो जीत पाएंगे। क्या आप समझते हैं कि PTI ने ऐसा काम भी किया है, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, के PTI बैंड भी हो सकती है? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आप जो है वो तमाम एहतजाज जो है उनको देखें,
2014 के धरने से शुरू हो जाएं। असमत जुनेजो की पिटाई जो है वो एसएसपी थे यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, उनको किस तरह बुरी तरह मारा गया था। 128 या 26 दिन का जब यहाँ पे धरना था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग जो है वो उसके ऊपर भी हमला किया गया, उसके ऊपर भी कब्जा किया गया, उस पर कोशिश की गई, उसके मुकदमात बने। गो के जब इमरान खान साहब खुद इक़्तिदार में आए तो प्रोसिक्यूशन ने वो मुकदमात वापस लिए, जिसकी बुनियाद पर वो बरी हुए। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, उसमें ये बात भी उस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर है कि फॉरेन जो एंटिटीज हैं उनसे भी इस सियासी जमात जो है इसको फंड्स जो हैं वो आते रहे हैं और कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जब पनामा केस की समाअत से पहले पीटीआई की जब पंजाब केपीके के अंदर हुकूमत थी, उस वक्त वफाक के ऊपर किस तरह से चढ़ाई की गई थी। फिर उसके बाद जो है आप आ जाइए कि जब 25 मई को लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया था तो उस वक्त इस्लामाबाद को जला दिया गया था। प्रॉपर्टीज पब्लिक और प्राइवेट उनको नुकसान पहुंचा था, करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है उसको नुकसान पहुंचा था। कई लोग जख्मी हुए थे, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। जिसके बाद याद है आपने कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने देखा कि यहाँ खून खराबा हो सकता है, तो फिर मैंने वो एहतजाज या धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया था। फिर उसके खिलाफ बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें चीफ जस्टिस कहते रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को शायद ऑर्डर कम्युनिकेट ना हुआ हो तौहीन अदालत का। फिर उसके बाद जो है वो आप देख लीजिए कि जब पुलिस वारंट एग्जीक्यूट अदालत के हुक्म पर कराने जाती है तो पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है लाठियों से और फिर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। फिर पता लगता है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं वो जमान पार्क के अंदर रहायश पजीर हैं। फिर कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो वाक़यात हुए और जिस तरह की ये 9 मई के वाक़यात हैं, ये तमाम की अगर आप लिस्ट इकट्ठी करें तो फिर और उसके बाद अगर आप अपने आइन का जायजा लें और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को देखें तो ये तमाम वो इकदामात ऐसे हैं जिसमें आइन का आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई, अब ये देखें कि जो कोर कमांडर हाउस है, GHQ है, चकदरा या शोहदा की यादगारें, ये सबको निशाना बनाया गया। ये सिंबल है पाकिस्तान की यूनिटी का, रियासत के इस्तेहकाम का, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का और इंटेग्रिटी का। मैं तो अगर आपकी आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करे तो वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो उन शवाहिद की बुनियाद पर उस सियासी जमात के ऊपर पाबंदी आयद कर सकती है, उसको कलअदम करार दे सकती है, जिसका हतमी फैसला रेफरेंस की सूरत में 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक। ये जो एक परसेप्शन है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ब्लू आइड बॉय है, लाडला है, वो कहाँ तक है? क्या वाकई है या वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो इंक्वायरी होगी? सॉरी थीबो साहब, मुझे आपका सवाल पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया, अगर आप रिपीट कर सकें। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एक परसेप्शन है कि ये लाडला है, लाडला सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ये जो आपने सारे आर्गूमेंट्स दिए इनको देख के और इस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला करेगी, या आप भी समझ रहे हैं कि नहीं वहाँ पे कुछ और होगा और वो कहेंगे कि वेलकम, आपको देख के बड़ी खुशी हुई? अगर आप देखें कि 11 मई को जिस तरह से उनकी पेशी हुई थी, मर्सिडीज के अंदर बुलेट प्रूफ उनको सिक्योरिटी के अंदर लाया गया था, जाहिर है वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो उनका अपना वो शायद ये एकदम दुरुस्त हो, गुड टू सी यू और वेलकम वाला। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि ऑडियो लीक्स के ऊपर जैसे ही हुकूमत कमीशन बनाती है, इमरान खान उस कमीशन को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के से फौरन रुजू कर लेते हैं और फिर साथ ही आबिद जुबैरी साहब आते हैं और फिर उसके बाद एक बेंच फौरन बन जाता है और उस बेंच
की सरबराही जनाब चीफ जस्टिस बजाते खुद कर ले शुरू करते हैं, बावजूद इसके कि उनके जो करीबी अजीज और अकारिब हैं उस ऑडियो कमीशन के हवाले से मामला भी है, वो भी उनके सामने है। तो तमाम चीज़ों को जो है वो बालाए ताक रखते हुए हुकूमत का ये इल्ज़ाम कि ये फिक्स मैच होता है पीटीआई की जब भी पिटीशन आती है अलादिया के अंदर, तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही आया हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब फैक्ट्स फिगर्स बता रहे थे कि किसी पार्टी को अगर बैन करने के लिए आपको मटेरियल, आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होते हैं, तो अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम शवाहिद पीटीआई के अगेंस्ट मौजूद हैं कि अगर रियासत चाहे तो उस पार्टी को बैन कर सकती है। इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस पर मज़ीद गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो चीज़ें पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई के वर्कर्स ने 9 मई के दिन किए, वो अगर देखी जाए तो हमारी एज अ कौम, एज अ नेशन सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। क्या कहेंगे फजल करीम दादा भाई साहब कि जो चीज़ आपने 9 मई को देखी, जो हमारे शहीद, जो हमारे जवान, जो हमारे मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, हमने उनके साथ ही ये किया। वो साहब, कौमों के ऊपर बुरे वक्त आते हैं और कौमों के ऊपर बड़े साने आते हैं, लेकिन 9 मई का जो सानिया है ना, ये डार्केस्ट ब्लीकेस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। कोई मौजूद माशरा अपने ही शोधाओं को उनकी तजलील नहीं कर सकता, कोई सेन माशरा नहीं कर सकता। और जो 9 मई को हुआ है, हमने वो करके दिखाया जो हमारे दुश्मन अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। हमने अपने इंस्टॉलेशंस को, हमने जिना हाउस को, हमने MM आलम साहब के प्लेन के मॉडल को, हमने अपने शोधा की तस्वीरों को, हमने अपने पाकिस्तान अफवाज के लोगों को जब उनकी गाड़ियां जा रही थी उन पे चीज़ें मारी, उनकी तजलील की। ये मिसाल ढूंढे कहीं नहीं मिलती। आप देखें कैप्टन कर्नल की जो वो था स्टैचू, उसको गिराया गया। आपको याद होगा जब बगदाद में सदाम हुसैन के स्टैचू को किसने गिराया था? एक एनिमी कंट्री जिसको जो वॉर में थे उनने गिराया। तो आप अपने शोधा की तस्वीरें, चीज़ों को जो कर रहे हैं, तो आपने तो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया, आपने एक वॉर रेज की है। और फौज को कितना टाइम लगना था रिटेलिएट करने का, बट वो हमारी फौज थी, उनने बर्दाश्त किया। क्या शोधा ये वही फौज है जो दुश्मन मेली आंख से देख भी नहीं सकता, जो कहते सोच थे भी नहीं सकता, जो कहते थे कि हमने जाके उसी जगह पे जाके, वो यही जगह है ना जहाँ कहते थे कि हमने नाश्ता करना है। मानेक शॉ ने कहा था कि हम चाय पियेंगे, फील्ड मार्शल मानेक शॉ इंडिया का, उसने 65 की वॉर में कहा था हम जिम खाना, लाहौर जिम खाना के अंदर दोपहर की चाय पियेंगे। क्या देखा, मुंह की खानी पड़ी। और जो सानिया 9 मई जो है, इसके लिए अल्फाज नहीं है। इसके हम सर, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें तो हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब हैं जो मुल्क की मारूफ बिजनेस। अकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। अकील करीम डैडी साहब, इस पूरे जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है जो आप बड़ी बखूबी देख रहे हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? कल आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, क्या देख रहे हैं इस मुल्क में बिजनेस पे, खास तौर पे जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है? सर देखें, इस वक्त सिचुएशन तो मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम इसको हैंडल ना कर पाए। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं, जाहिर बात है बजट सर पे खड़ा हुआ है, तो हमने तो अपनी सजेशन दी थी और हमने ये कहा था कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो शायद उतनी बुरी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमी की कंडीशन बेहतरी की तरफ हम ले जा सकते हैं और कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है। अब लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, तो मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ इन्फ्लेशन को नीचे लाना होगा।
और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए थोड़े बहुत हम अगर स्टेप्स ले लें, जैसे वीट वगैरह की सप्लाई रुकी हुई है उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर दें, तो जाहिर बात है कि वीट का बड़ा वेटेज है और उसकी प्राइस नीचे लाना, तकरीबन वीट 100 रुपए पे तो बहुत आराम से हम ला सकते हैं, और अगर ये 100 रुपए पे आ जाती है तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन के नंबर नीचे लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी कमोडिटीज की प्राइस काफी नीचे आई है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कार्टेलाइजेशन की वजह से वो प्राइस नीचे ला नहीं रहे, तो ये गवर्नमेंट को थोड़े बहुत स्टेप्स लेने हैं और ये इन्फ्लेशन के नंबर नीचे लाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, और इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो एक्टिविटीज बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये आपने ये कम हो जाएंगे। अकील करीम डैडी साहब, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है। आपने इसमें की रोल भी प्ले किया, आपने कोशिश भी की कि अपोजिशन को, गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को आपस में बिठाएं, लेकिन आप उसमें नाकाम गए। पता ये चला कि अकील करीम डैडी साहब, गौर एजाज आपस में ही वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो वो क्या इशू था? एक्चुअली वो इशू ये था कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने ये स्टेप्स यही कहा था कि हमें अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। तो जब हम इकट्ठे हुए थे तो हमारी नीयत तो यही, लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि अभी हम इसमें जाते नहीं हैं, अभी हम कोई नेगोशिएशन किसी से नहीं करेंगे, हम इसकी बाद में मीटिंग करेंगे, लेटर मीटिंग करेंगे। तो पाकिस्तान में जब भी आपको बताया ना जो चीज पेंडिंग है उसका फिर हल है नहीं, तो हमने कहा देखिए आज काम करेंगे ना तो आज फायदा है, मसाइल आज है, मसाइल कल का हमें नहीं पता, तो हम आज का काम कल पे ना डालें। लेकिन बहरहाल क्योंकि जाहिर बात है कि कोई एक आदमी ने डिसीजन लेना नहीं था, 30-32 लोग थे और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो बहरहाल हमारी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला सबको पाकिस्तान से इंटरेस्ट हो, चाहे वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो या चाहे आर्म फोर्सेस हो, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम कुछ न कुछ अपना रोल प्ले करें मुल्क के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो तैयार बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह, और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई इतने बड़े बड़े मसाइल नहीं है कि लोग पैनिक होके बैठे, लोग सब अपना अपना रोल प्ले करें। मुश्किल टाइम जरूर आता है, लेकिन थोड़ा सा अपना रोल प्ले करेंगे तो मुश्किल टाइम से जल्द हम बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी सबसे दोस्ती रही है, जितने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनसे भी आपकी दोस्ती होती है, जितने भी हमारे आर्मी के चीफ होते हैं वो भी आपके सारे, आपकी इमरान खान से भी दोस्ती थी। आपने 9 मई के बाद इमरान खान से कोई बात हुई, वो इस पे थोड़ी से कंसर्न है कि गलत हुआ है? नहीं, हमारे पास मैंडेट नहीं था, अगर हमारे पास मैंडेट होता मैं जरूर बात करता। मैंडेट ना होने की वजह से मैंने ये टॉपिक नहीं छेड़ा, क्योंकि देखें ना जब आप एक मीटिंग के बाद कहीं जाते हैं तो आपके पास मैंडेट होना जरूरी है। तो मुझे किसी ने मैंडेट नहीं दिया था कि आप जाके बातचीत करें। मुझे अगर मैंडेट मिलेगा मैं जरूर जाके बातचीत करूंगा, चाहे नाराज हो तब भी करूंगा, क्योंकि मुल्क हमारा है, ठीक हमने करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा इस मुल्क को ठीक करने के लिए। और मैं यकीन से कहता हूँ जो भी चीज टेबल पे लेके बैठेंगे उसका हल निकलेगा निकलेगा निकलेगा। अभी हालात इस वक्त ये हैं कि हमारे पास जो महंगाई है वो जो डिफ़ॉल्ट मुल्क है श्रीलंका उससे भी ज़्यादा है, हमारा जो डॉलर है उसका रेट तो 280 समथिंग है, लेकिन वो 320 में भी 310 में मिल रहा है। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 40 को टच कर रही है। इन सारे सूरत हाल में आप एज अ बिजनेस लीडर, आप एक थिंक टैंकर हैं, आप सबको इस पे मशवरा भी दे रहे होते हैं जो थिंक टैंक्स हैं, वज़ीर आज़म को आप क्या इस वक्त एडवाइस करेंगे? देखिए, इसमें मैंने अभी भी एक बात आपके चैनल की उससे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्लाइट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो रहा है, और ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है बिकॉज ऑफ पैनिक हो रहा है। इस पैनिक को हमें रोकना है, हमने लोगों को कॉन्फिडेंस बेहतर करना है। हमने प्राइम मिनिस्टर को ये भी कहा था कि IMF के हवाले से रोज एक खबर आ रही है कि आ रहा है नहीं आ रहा है। इवन हम इनकी पार्टी के अंदरूनी लोगों को भी देखते हैं, बित्ता साहब रोज एक नहीं छोड़ देते हैं कि अब डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, उसको 1 साल हो गया ये जब बोलते बोलते। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये मुल्क किसी और का नहीं है, मुफ्ता इस्माइल का भी है, शहबाज शरीफ का भी है, अकील डैडी का भी है, इमरान खान का भी है और आर्म फोर्सेस का भी।
हम सबको अपने मुंह से अच्छे जुमले निकालना चाहिए। अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे तो पब्लिक तो डरेगी ना हमारी बातें सुन के, तो पब्लिक डर के वो बोलती है कि भाई इतने बड़े बड़े लोग सैनिक है तो हम किस खेत की बोली है, हम भी भागे यहाँ से। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को हमने रोकना है, और इसको अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इकोनॉमी के नंबर अब बुरे इतने नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया से कमोडिटीज की प्राइस नीचे आई है, उसका पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने मसाइल जितने हमारे सर पे इस वक्त हैं, अगर हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे तो यकीनन में आने वाला टाइम मुझे बेहतर टाइम दिख रहा है। अकील करीम डेडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हम छोटा सा कमर्शियल अकील करीम डेडी साहब करें कि आने वाला टाइम बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक छोटा सा कमर्शियल। वेलकम बैक। हमने अभी बात की अकील करीम डेडी साहब से कि क्या मुल्क के लिए क्या सिमत। सर, कल जो वज़ीर आज़म साहब आए तो आप भी उस मीटिंग में, अभी बिज़नेस लीडर आप भी उस मीटिंग में, क्या बातें हुई, क्या मशवरे दिए, वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बिजनेसमैन तो टोटल शेक हो गया है, मतलब वो सोच रहा है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं जबल अली में जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? एम आई राइट और रॉन्ग? देखें थेबो साहब, सबसे पहले आपका ये जो बात आपने कही ना इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन की, देखें जो कैपिटल होता है ना वो सेफेस्ट जगह ढूंढता है अपने आप को पार्क करने की, और ये बड़ी सेंसिटिव बर्ड होती है, ये वहीं पे जाकर बैठती है जहाँ पे उसको रिलेटिव श्योरिटीज़ होती हैं। मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है, पैनिक ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल वज़ीर आज़म की जो आपने बात कही, तो वज़ीर आज़म साहब कल आए, सारे बिज़नेसमैनों से मिले, मैं भी उस मीटिंग में था, और बिज़नेसमैन जो है उनने सबसे पहले तो उनके रोल को सराहा। उनने कहा आप इकोनॉमी के बैकबोन हैं, आप रेवेन्यू जनरेटर्स हैं, और इस हालात में भी आप मुल्क के लिए सोचते हैं, करते हैं, तो उन्होंने उनके किरदार को सराहा। फिर बात आई जी बजट के ऊपर, तो बजट के ऊपर सब लोगों ने अपनी तजवीज़ दी, किसी ने इंटरेस्ट रेट का भी कहा लो करने का, ज़्यादातर इसे, बट इंटरेस्ट रेट कैसे लो हो सकता है जब 46% इन्फ्लेशन आपकी चल रही हो? आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसकी बात हुई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस सारी बातें जो भी तजवीज़ें दी, उनने एक ही बात उस पर कही कि जी आप लोगों को नेक्स्ट वीक जो है हम बुलाएंगे वहाँ पर इस्लामाबाद, आप अपने प्रपोज़ल उधर वेल प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, और उधर आप अपने सारे प्रपोज़ल सबमिट करिएगा, और उसके बाद उस पर हम नज़र सानी करेंगे। फिर उनने उसके बाद जब हमने 2-3 स्पेसिफिक बातें की, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास फिस्कल स्पेस ही नहीं है, जिस पे बात हुई कि टैक्सेशन के नेट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो आप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके टैक्सेशन उन पे और मज़ीद ना लगाएं, जैसे रिज़र्व पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो उनने उस पर यही बात कही कि हमारे पास फिस्कल स्पेस ही नहीं है, तो हम ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकते। बहरहाल बाकी जितने प्रपोजल हैं आप उधर आकर दें। तो ये टोटल कंक्लूजन था। जो अभी आज मेरे पास जो PBS की रिपोर्ट है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उस पे भी एतराज़ है कि जी PBS ने गवर्नमेंट के प्रेशर में आके और ये सारा कुछ दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो 0.24 है, जबकि रियलिटी ये है कि ये माइनस 0.5 है, समथिंग लाइक दिस है। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी माइनस में है। इस वक्त जो हमारी फिक्स आमदनी है वो $1,568 है। मतलब हम हर चीज़, इवन हम श्रीलंका से अभी पीछे जा रहे हैं। तो वेयर वी पाकिस्तान इस वक्त जैसे कहते हैं ना एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़ा है। सही। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और इदारों के तौर पे भी बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में। आपने, मैं इस जवाब देने से पहले आता हूँ, आपने अदलिया की बात की, जो अदलिया में भी आप देखें कि वाजे डिवाइड नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई इंस्टीट्यूशन इस वक्त सही नहीं है, माँ सिवाय शुक्र अल्लाह का कि हमारी पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान इन ऑर्डर। जी बिल्कुल। और माशी तौर पे अगर आप बात करें तो बिल्कुल ये ब्यूरो के इस पे जो एतराज़ उठाया है, और देखें बात है माइनस हो या 0.24 हो, वेयर आर वी हेडिंग? मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ बिजनेसमैन, ये मेरी सोच है, मैं शायद गलत हूं और अल्लाह करे मैं गलत हूं। मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बैठ के बात करें या उनकी इकोनॉमिक टीम से बात करें,
तो वो जो एक एजेंडा होता है ना कि ठीक है, ये बात तो सही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बिजनेस स्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन चलें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा देती है ना, पहले 100 दिन में ये करेंगे, 200 दिन में ये करेंगे, इकोनॉमिक टर्न अराउंड ऐसे करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, ये लॉज बनाएंगे। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है एक्सेप्ट पॉपुलर नारे के अलावा। आप मुझे बताएं ना, अभी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने से आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आपकी ऑलरेडी गिर चुकी है, आपका ब्लू इकोनॉमी है, उसको करने से कौन रोकता है? जी बिल्कुल। इसी तरह आपका मार्बल ग्रेनाइट है, पूरे पहाड़ आपके सिंध में पड़े, उनके कलर चेंज हो गया, उसकी मार्केट करके उसकी मार्केट बनाने में ये वो हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास रिसोर्सेस तो इतने हैं जिसकी कोई, अभी हमारे जो लोन है, मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि वो 43,000 अरब से बढ़ के 57 पे पहुंच गए हैं। हमारा 33% जो लोन है वो इंक्रीज हो गया है सिर्फ एक साल में। अब IMF हमें, क्या हम IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं या हम IMF को बाय बाय करने जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? देखिए ना, IMF में मैंने आपके भी प्रोग्राम में थे वो साहब, ये बारहा कहा है और ये बात भी कही, कोई आता है कहता है एब्सोल्युटली नॉट, कोई आकर कहता है आई डोंट केयर। IMF को आपने पहले दिन से मिस हैंडल किए। डार साहब ने आई डोंट केयर कह दिया, मैं उनके आगे बेग नहीं करूंगा। हमें IMF की ज़रूरत है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, IMF का जो प्रोग्राम एक्सटेंड करवाया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, EFF प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, वो जून 30 को तो ख़त्म होने जा रही है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो उसके बाद क्या? तो अब ये है कि अब सिर्फ चाइना ने, आज वर्ल्ड बैंक ने आपको $273 मिलियन वो फ्लड की एड में देने की अप्रूवल दी है और चाइना ने 2.32 बिलियन देने का कहा है। तो हमें तो हमें इनके पास जाना चाहिए ताकि हमारे सारे दायरे खुले, बट हमने उसको मिस हैंडल किया। जाना चाहिए हमें। इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हलाकू खान ने जब बगदाद को कनकर किया तो बगदाद का जो बादशाह था जिसका नाम मुस्तनसर बिल्ला था, उसने एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसको कुछ भी नहीं देते थे, ना खाना देते थे ना पानी देते थे। तो एक दिन हलाकू वहाँ से गुजर रहा था तो मुस्तनसर बिल्ला चीख चीख के आवाज़ें निकाल रहा था। तो उसने कहा क्या मसला है? उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। उसने कहा हाँ जी, इसको ले आए, बाहर ले आए। शहनशाह बगदाद को बाहर ले आए। उन्होंने कहा जी सोने की एक ईंट इनको दे दें, ये ले जी खाएं। तो बादशाह ने कहा कि ये हलाकू खान को कहा कि सोना कौन खाता है? उसने कहा फिर इकट्ठे क्यों किया था इतने ज़्यादा, सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाई थी? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? हलाकू खान ने कहा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं दुनिया को किस लिए फ़तह करता हूँ? क्योंकि मेरी सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी अपनी स्ट्रेंथन करके पूरी दुनिया को फ़तह कर लेता हूँ। आज पाकिस्तान अगर है, बाकी सारे मसाइल हैं। आप देखें एक नाम, अभी हमने AKD साहब से बात की, अभी हमने कयूम साहब से बात की, सारे जो मसाइल हैं वो इकोनॉमिकल हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी स्टेबल है, पाकिस्तान आज भी इकोनॉमिक पावर है। आज 28 मई है और हमें प्राउड है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस मजबूत है। और अगर हमारा मुल्क है, हमारी सलामती है, तो हमारी आर्मी के साथ है। हमें इसकी पहले कदर करनी चाहिए। और जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर ऐसे शर्मसार वाक़े जिस भी पार्टी ने किया है तो उसको ज़रूरन बैंड होना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।